नमस्कार। स्वागत है आपका दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड के थर्ड वीडियो लेसन में। फ्रेंड्स, अभी तक हमने कॉन्शियसनेस, एनर्जी, उनके बारे में सीखा और कैसे हम अपनी कॉन्शियसनेस के पावर से हमारे आसपास की एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं, ये भी हमने जाना। कल मैंने आपको किसी भी प्रश्न के यस और नो में जवाब प्राप्त करने के लिए हमने पैक ऑफ कार्ड्स की एक मेथड सीखी। मुझे उम्मीद है आपने इसका प्रैक्टिकली एक बार प्रयोग किया होगा। आज मैं आपको एक बहुत ही प्रचलित प्रणाली ईचिंग, जिसे आइचिंग भी कहते हैं, उसके बारे में मैं समझाऊंगा। मुझे उम्मीद है आपने गूगल पे थोड़ा ईचिंग के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली होगी। नहीं भी अगर की है कोई बात नहीं, आज आपको मैं समझाने वाला हूँ। मैंने आपको जानकारी प्राप्त करने के लिए इसलिए कहा था कि आपको जब ये आप वीडियो देखो तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि मैंने देखा है कि शुरू में जब आप ईचिंग का अभ्यास शुरू करते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि इसमें जो ट्राइग्राम प्राप्त किया जाता है और ट्राइग्राम के आधार पर एक हेक्साग्राम प्राप्त किया जाता है, तो उसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है। इसलिए अगर आपने वीडियो देखा है अच्छी बात है, मतलब आपने को गूगल पे जानकारी प्राप्त की है अच्छी बात है, नहीं भी की है कोई बात नहीं। मैं आपको जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करूँगा और यहाँ पर पीछे स्क्रीन पर आपको विजुअल पिक्चर्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। कल हमने समझा था कि हमारे आसपास जो भी है, एवरीथिंग इज़ एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। जो भी हम देखते हैं, जड़ चेतन, सारा एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस के संयोजन से बनता है और ये एनर्जी है उसका एक पैटर्न होता है। कभी एनर्जी तीव्र रूप में होती है, कभी मध्यम, कभी लो। इसको हम पैटर्न कहें। ईचिंग की भाषा में इसे यिन और यांग कहते हैं, जो हम कहते हैं मेल एंड फीमेल एनर्जी। तो ईचिंग की भाषा में इसको ओल्ड यिन, यंग यिन, या तो ओल्ड यंग, यंग यंग, इस तरह से समझा जाता है। तो ऊर्जा का जो स्वरूप है मेल एंड फीमेल, उसको हम ऊर्जा की दो अलग अलग पोलैरिटीज कहते हैं। आपने देखा होगा कि एक मैग्नेट में भी ऊर्जा के दो विपरीत ध्रुव होते हैं, प्लस एंड माइनस, जिसे हम नॉर्थ पोल साउथ पोल कहते हैं। और ये ऊर्जा के दो विपरीत पोल है, उसे हम मेल फीमेल भी कहते हैं। और आपने देखा होगा कि जब ऊर्जा के दो विपरीत ध्रुव आमने सामने आते हैं तभी उसमें से क्रिएशन होता है। यहाँ तक आप देखिए, चक्रवात की जो स्थिति निर्माण होती है वो भी स्पेस में, अवकाश में ऊर्जा के दो विपरीत ध्रुव आमने सामने होते हैं तो चक्रवात होता है। और यहाँ तक कि डायनामो में जो बिजली पैदा होती है उसमें भी मैग्नेट के दो विपरीत ध्रुवों को आमने सामने लाया जाता है और उससे जो चुंबकीय बल पैदा होता है और उससे बिजली पैदा की जाती है। तो ये ऊर्जा के दो ध्रुव को, जैसे कि मैंने बताया, यिन और यांग, इस नाम से हम जानते हैं। हम इसे मेल फीमेल कहते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, फीमेल नेगेटिव, मेल पॉजिटिव, ऐसा भी कहते हैं। और ये ऊर्जा के दो विपरीत ध्रुव, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर के अंदर भी ये ऊर्जा के दो प्रवाह हैं, ईड़ा और पिंगला नाड़ी, जिसको हम कहते हैं। ये ऊर्जा हमारे आसपास प्रकृति में भी है, कई अलग अलग तरह की ऊर्जा है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम कॉन्शियसली इस ऊर्जा का, इस एनर्जी का उपयोग करते हैं या ये एनर्जी हमारी चेतना का उपयोग करती है। तो यहाँ पर बात है कि कॉन्शियसली हम ऊर्जा का उपयोग करें, उतना ही नहीं, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस के पावर से ये ऊर्जा की जो पैटर्न हमारे जीवन में बनती है और उसके आधार पर हम अपने जीवन के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त करें। तो ऊर्जा के दो विपरीत ध्रुव को आइचिंग में जो नेगेटिव एनर्जी है, यानी कि फीमेल एनर्जी, नेगेटिव का मतलब आप ये मत निकालिए कि ये नकारात्मक, उस रूप में नहीं है, ऊर्जा के दो विपरीत ध्रुव के संदर्भ में है। तो यिन जो है, जो फीमेल एनर्जी है, उसको ईचिंग में ब्रोकन लाइन के रूप में सूचित किया जाता है। ब्रोकन लाइन यानी कि डैश डैश, दो टुकड़े वाली एक लाइन,
तो ये जो फीमेल एनर्जी है, यिन है, उसको ब्रोकन लाइन के फॉर्म में सूचित किया जाता है। और यांग जो मेल एनर्जी है उसको सीधी एक लाइन के रूप में सूचित किया जाता है। और ये यिन और यांग उसकी एक वैल्यू है। यिन जो है उसकी वैल्यू है 2 और यांग उसकी वैल्यू है 3। इचिंग या आइचिंग में, इसको इचिंग भी कहते हैं, कुछ लोग आइचिंग भी कहते हैं, तो यहाँ पर मैं हमारी सुविधा के लिए इचिंग ही बोलूँगा। इचिंग में डिविनेशन को प्राप्त करने के लिए, यानी कि वो डिवाइन एनर्जी जो हमारा गाइडिंग फोर्स है, हमारी जो उच्च चेतना से हम जब संपर्क बनाते हैं, हायर कॉन्शियसनेस जिसे कह सकते हैं, हायर कॉन्शियसनेस से हम संपर्क बनाते हैं और उससे डिविनेशन प्राप्त करते हैं। जैसे कि मैं कह चुका हूँ कि हायर कॉन्शियसनेस की जो लैंग्वेज है वो शब्दों की भाषा नहीं है, वो है फ्रीक्वेंसी की भाषा। तो उस फ्रीक्वेंसी की भाषा को डिकोड करने के लिए इचिंग की प्रणाली को उपयोग में लिया जाता है। इचिंग की प्रणाली करीब 3000 से भी ज़्यादा सालों पुरानी है, जिसका ओरिजिन चाइना है। और आजकल तो पश्चिम के देशों में भी इसकी खूब बोलबाला है, काफ़ी प्रचलित है। और मैंने भी पाया है कि ये इचिंग जो है अपने आप में बड़ी सटीक प्रणाली है और बहुत सटीक आपको डिविनेशन प्राप्त होता है, यानी कि डिवाइन मैसेजेस आपको प्राप्त होते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि फीमेल यानी कि यिन को ब्रोकन लाइन के फॉर्म में सूचित किया जाता है, मेल यानी कि यांग को सीधी लकीर के रूप में सूचित किया जाता है। और ये डिविनेशन को प्राप्त करने के लिए जो हेक्साग्राम कैसे बनाया जाता है और उसका रीडिंग कैसे किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इचिंग में ये डिविनेशन प्राप्त करने के लिए 3 सिक्कों का उपयोग किया जाता है। सिक्कों में आपने देखा होगा कि एक साइड होता है जिसको हम कहते हैं हेड, दूसरा साइड है उसे हम टेल कहते हैं। हेड को हम यांग के रूप में समझते हैं, टेल को हम यिन के रूप में समझते हैं। और ये 3 सिक्के जब थ्रो ऐसे हाथ में लेके ऐसे सफल करके हिला के इसको टेबल पे थ्रो किया जाता है और उसमें सिक्कों की जो पैटर्न मिलती है, उसमें सिक्कों की जो पैटर्न मिलेगी वो क्या मिलेगी, या तो आपको तीनों 3 सिक्के हेड मिलेंगे, या तो तीनों 3 सिक्के टेल मिलेंगे, या तो आपको 2 हेड 1 टेल मिलेगा, या तो आपको 2 टेल 1 हेड मिलेगा। ये 4 संभावनाएं होती हैं। तो ये 4 जो संभावनाएं हैं यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ कि कैसे ये संभावनाएं बनती है। यदि मान लीजिए आपको 2 टेल और 1 हेड मिला, तो यहाँ पे उसको सीधी लकीर में सूचित किया जाता है। अब आप सोचोगे कि 2 हेड है, वो तो मेल है, वो तो यंग है, और 1 टेल है, वो तो यिन है। लेकिन यहाँ पर जो माइनॉरिटी है वो रूल करती है। माइनॉरिटी यानी कि 2 हेड है 1 टेल, तो माइनॉरिटी कौन हो गई, टेल। तो टेल को हम कैसे, यानी कि यिन को, फीमेल एनर्जी को हम कैसे सूचित करते हैं, ब्रोकन लाइन में। तो अगर आपको 2 हेड मिले हैं और 1 टेल मिला है तो यहाँ पर इसे ब्रोकन लाइन के फॉर्म में सूचित किया जाएगा। अगर आपको मान लीजिए 2 टेल और 1 हेड मिला है, तो यहाँ पर माइनॉरिटी क्या है, 1 हेड, यानी कि मेल एनर्जी यंग, ये माइनॉरिटी है, तो इसे एक सीधी लाइन में सूचित किया जाएगा, जो आप यहाँ पर ऊपर स्क्रीन पर देख रहे हो। तो ये हो गई 2 संभावनाएं। तीसरी संभावना क्या हो सकती है, तीसरी संभावना ये है कि आपको तीनों 3 टेल मिले हैं। तीनों 3 अगर आपको टेल मिले हैं तो यहाँ पर इसे ब्रोकन लाइन में सूचित किया जाता है, लेकिन ब्रोकन लाइन के आगे एक डॉट किया जाता है। और इसका बड़ा सिग्निफिकेंस है। इचिंग में जब आपको तीनों हेड या तीनों टेल मिलते हैं, उसका बड़ा सिग्निफिकेंस है। ये ट्रांसफॉर्मेशन सूचित करते हैं, ये फ्यूचर की ओर ट्रांसफॉर्मेशन सूचित करते हैं। और इसका बड़ा महत्व कैसे है, उसका जब रीडिंग करते हैं तो उसको कैसे उपयोग में लेते हैं, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। उसी तरह अगर आपको तीनों हेड मिले तो सीधी लकीर की जाती है, और उसमें भी जैसे ब्रोकन लाइन के आगे आपने पॉइंट एक डॉट लगाया था, वैसे तीनों हेड जब मिलते हैं तो सीधी जो लकीर होती है उसके आगे भी एक डॉट लगाया जाता है। तो इस तरह से आप देखिए स्क्रीन पर कि आपको 4 संभावनाएं मिली। पहली संभावनाएं हैं कि 2 हेड और 1 टेल। 2 हेड और 1 टेल को हमने माइनॉरिटी क्या है,
सूचित किया ब्रोकन लाइन के रूप में। दूसरी संभावना क्या है, 2 टेल 1 हेड, तो यहाँ माइनॉरिटी क्या है, हेड, यानी कि यंग मेल एनर्जी, उसको हमने सीधी लकीर के रूप में सूचित किया। तीसरी संभावना क्या है, तीनों टेल या तो तीनों हेड, तीनों टेल अगर है तो हमने ब्रोकन लाइन में सूचित किया, लेकिन ब्रोकन लाइन के आगे एक डॉट किया। तीनों यदि मेल है तो उसे हमने, यानी कि तीनों यदि हेड है तो उसे हमने सीधी लकीर के रूप में सूचित किया और उसके आगे एक डॉट किया। तो ये 4 संभावनाएं हो गई। और इसी तरह तीनों सिक्कों को टेबल पे कास्ट किया जाता है, ऐसे करके थ्रो किया जाता है। एकदम जोर से थ्रो नहीं करना है, ऐसा ना हो कि टेबल से सिक्के नीचे गिर जाएं, हल्के से ऐसे करके छोड़ देने हैं आपको। और आप देखोगे तीनों सिक्के टेबल पे जब गिरेंगे तो आपको ये अलग अलग प्रकार की कॉम्बिनेशन मिलेगा। इस कॉम्बिनेशन के आधार पर हेक्साग्राम प्राप्त किया जाता है। कुल 6 बार सिक्कों को थ्रो किया जाता है। पर यहाँ पहले आइए समझ लेते हैं कि ये ट्रायग्राम और हेक्साग्राम है क्या। हमारे प्रकृति की एक पैटर्न है। पहला जो ट्रायग्राम है उसको हेवन बोलते हैं, फिर एक ट्रायग्राम है जो बेस बॉटम यानी कि अर्थ बोलते हैं, और इसके अलग अलग पैटर्न बनते हैं। इस तरह से 8 पैटर्न बनते हैं। और इस 8 पैटर्न में एल्डेस्ट, इसकी एक रिलेशन भी है। जो हेवन है वो फादर बोलते हैं, कहा जाता है। नीचे बॉटम जो अर्थ है उसको मदर बोला जाता है। और बीच में स्पेस में जो सारी संभावनाएं बनती हैं उसकी एक रिलेशनशिप है। उसको एल्डेस्ट सन, यंगर सन और यंगेस्ट सन, फिर एल्डेस्ट डॉटर, यंगर डॉटर और यंगेस्ट डॉटर, इस तरह से रिलेशनशिप है। उतना ही नहीं, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि फायर, वाटर, एयर, स्पेस, माउंटेन, लेक, थंडर, वुड, ये सारी जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स के साथ में भी इस ट्रायग्राम का रिलेशनशिप होता है। इसमें हमें अभी इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपकी एक समझ के लिए है। तो ये आप समझ गए। 8 हेक्साग्राम बनते हैं, उसकी जो पैटर्न बनती है ट्रायग्राम से वो 8 बनती है। और ये 8 है अपने आप में एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। सबसे ऊपर वाला जिसे हेवन कहते हैं या फादर कहते हैं, नीचे वाला जो है इसे अर्थ कहते हैं या मदर कहते हैं, और बाकी जो मैंने आपको बताया कि उसका एल्डेस्ट सन, यंगर सन, यंगेस्ट सन, एल्डेस्ट डॉटर, यंगर डॉटर और यंगेस्ट डॉटर, इस तरह से सबके बीच में एक रिलेशनशिप है। ये जो एलिमेंट्स हैं और ये हेक्साग्राम के बीच में जो रिलेशनशिप है, ये एक पैटर्न बनती है। और ये पैटर्न जो है हमारी चेतना को प्रभावित करती है। जैसे कि प्रकृति में भी आप देखते हो सीजन बदलती है, 3 ऋतुएं हैं, और हेमंत, ग्रीष्म, वसंत, शिशिर, ये भी 4 ऋतुएं जो हम मानते हैं। और ये 4 ऋतुएं प्रकृति को और हमारी चेतना को भी प्रभावित करती है। अक्सर हमने ये देखा होगा कि पूर्णिमा की रात को समंदर में हाई टाइड आती है और अमावस्या की रात को जो आउट आती है, लो टाइड आती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि चंद्रमा खुद प्रकाशित नहीं है। सूर्य की किरणें चंद्रमा के ऊपर से परावर्तित होकर समंदर के पानी पर गिरती है, और चूंकि समंदर के पानी में NaCl, सोडियम क्लोराइड है, तो एक तरह से रासायनिक प्रक्रिया होती है और इस वजह से समंदर के पानी में उथल पुथल होती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स है, बात बराबर है, लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही समंदर के पानी में हाई टाइड आती तो पूर्णिमा की रात को सिर्फ समंदर के अंदर हाई टाइड क्यों आती है? नदी, तालाब इत्यादि में क्यों नहीं आती है? वो इसलिए कि नदी के पानी में NaCl, सोडियम क्लोराइड नहीं है। नदी और तालाब के पानी में सोडियम क्लोराइड नहीं है। अब इस तर्क से देखा जाए तो हमारा जो शरीर है, ऐसा कहा जाता है कि हमारे शरीर में करीब करीब 80% पानी है। तो इस तर्क के आधार पर देखिए तो चंद्रमा की किरणें पूर्णिमा की रात को समंदर के पानी पर इतना प्रभाव डाल सकती है, जिस वजह से समंदर में हाई टाइड आती है। और इंसान के शरीर में भी करीब 80% पानी है और उसमें भी NaCl, सोडियम क्लोराइड है। तो जाहिर सी बात है कि इंसान के शरीर पर भी ये प्रभाव डालनी चाहिए, और ये बिल्कुल सच है। पागल खानों में कुछ पागलों को पूर्णिमा की रात को जंजीरों से बांधना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पूर्णिमा की रात को पागलपन के दौरे बहुत पड़ते हैं
और इसीलिए इंग्लिश में पागलों के लिए एक शब्द है ल्यूनाटिक, ल्यूना माने चंद्र। तो ये तो हो गई एक चंद्र की बात। और इसी तरह से सारे ग्रह जो हैं वो अपनी अपनी अवस्था के अनुसार इंसान की चेतना और इंसान के शरीर की प्रकृति पर, इंसान के शरीर पर प्रभाव डालते हैं। और जिससे हमारी चेतना प्रभावित होती है तो हमारी सोच प्रभावित होती है, हमारी सोच प्रभावित होती है तो हमारे निर्णय प्रभावित होते हैं, हमारे निर्णय प्रभावित होते हैं, हमारे कर्म प्रभावित होते हैं, और हमारे कर्म प्रभावित होते हैं तो हमारा जीवन प्रभावित होता है। तो ये जो है पैटर्न बनती है आई चिंग में, और ये पैटर्न दरअसल में इट इज़ अ पैटर्न ऑफ वेदर। वेदर यानी कि सिर्फ प्रकृति का वातावरण नहीं, लेकिन आपके जीवन के अंदर जो स्थितियाँ बनती है उसकी एक पैटर्न है, वो पैटर्न सूचित करती है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो हेक्साग्राम कैसे प्राप्त किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 सिक्कों को कास्ट किया जाता है हाथ में लेके, लेकिन ध्यान रहे जब कभी भी आप इचिंग का उपयोग करते हो और इसको यू आर कंसल्टिंग डिविनेशन, तो ये एक महज एक बहुत ही सेक्रेड रिचुअल, एक पवित्र प्रणाली है। तो इसे महज एकदम से मैकेनिकली लेके बैठ जाना, सिक्कों को टेबल पे कास्ट करना, ऐसा नहीं होता है। आप किसी खास अपने घर में कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे आप ब्लिस महसूस करो, यहाँ पे आप मेडिटेट करते हो, उसी जगह का उपयोग करिए। जैसे हम भागवत गीता और रामायण को जो तवज्जो देते हैं, जो आदर देते हैं, उतना ही आदर इस इचिंग की बुक को, जिसे बुक ऑफ चेंजेस भी कहा जाता है, चाइना में और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी आजकल ये बहुत प्रचलित है, वहाँ पे इस बुक ऑफ चेंज को, इचिंग की किताब को भी उतना ही आदर दिया जाता है। तो इसे एक खास कपड़ों में, खास कपड़े में, मलमल के, रेशम के कपड़े में लपेट के रखा जाता है, जैसे ही हम भगवत गीता या रामायण को कपड़ों में लपेट के रखते हैं। और जब आप डिविनेशन कंसल्ट करते हैं तो उस वातावरण के शुद्धिकरण के लिए आप दिया जला सकते हैं और एक अगरबत्ती जला सकते हैं। इसके पीछे क्या महत्व है, ये देखिए, ये रिचुअल महज मैकेनिकल नहीं है या अंधश्रद्धा नहीं है। जब अगरबत्ती जलाते हैं तो इसकी जो स्मेल है, फ्रेग्रेंस है, खुशबू है, वो खुशबू से हमारी चेतना का शुद्धिकरण होता है। आप देखिए, मंदिर में जब जाते हैं, भगवान को फूल चढ़ाते हैं, मंदिर में घंट बजाते हैं, ये सब के पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक है। इसे एनएलपी की भाषा में, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की भाषा में एंकरिंग कहते हैं। जब कभी भी आप मंदिर में जाते हैं और घंटी बजाते हैं तो उस साउंड का आपके मन, वो घंटी की आवाज़ का आपके अंदर एक सेक्रेड आध्यात्मिक भाव जगाना होता है। उस घंटी की आवाज़ से आपके मन के अंदर एक आध्यात्मिक भाव पैदा होता है। तो आध्यात्मिक भाव के साथ में उस घंटी की आवाज़ का एंकरिंग हो गया होता है। उसी तरह भगवान को जो फूल चढ़ाते हैं, उस फूल की खुशबू का भी हमारे अंदर आध्यात्मिक भाव के साथ में एक एंकरिंग हो गया होता है। तो ये जब आप डिविनेशन कंसल्ट करते हैं, यानी कि इचिंग का आप उपयोग करते हैं, तब ये महत्व है कि आप दिया जलाएं, अगरबत्ती जलाएं और बिल्कुल मन में शुद्ध भाव से आप ध्यान की अवस्था में बैठें या टेबल पे, कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। और उसके पहले एक 5-10 मिनट मेडिटेशन करें और साथ साथ आप उन सारी एनर्जीज़ को, जो आपके एंजेलिक रिल्म में जो आपके गाइड्स हो सकते हैं, आपके पूर्वज हो सकते हैं, उनको आप प्रार्थना करते हैं कि मैं अभी ये डिविनेशन कंसल्ट करने वाला हूँ, मुझे मेरे जीवन की इस समस्या का समाधान चाहिए या जवाब चाहिए, उसमें आप मेरी मदद करें। इस तरह से आप प्रार्थना और मेडिटेशन करते हैं और इसके बाद आप कॉइन्स को टेबल पे कास्ट करते हैं। तो कॉइन्स को आप हाथ में लेके ऐसे शफल करके हल्के से आप टेबल पे जब थ्रो करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको एक पैटर्न मिलेगी। तो मान लीजिए हम उदाहरण के तौर पर यहाँ पर लेते हैं कि आपने कॉइन्स को थ्रो किए, आपको जो पहला पैटर्न मिला वो है 2 हेड और 1 टेल। तो आप उसे कैसे लाइन के फॉर्म में सूचित करोगे? यहाँ पर माइनॉरिटी क्या है? टेल। तो टेल को आप, यानी कि यिन को, फीमेल एनर्जी को आप कैसे सूचित करोगे? ब्रोकन लाइन के फॉर्म में। तो पहली बार आपने कॉइन को थ्रो किया और जो आपको पैटर्न मिला 2 हेड 1 टेल, और उसे आप ब्रोकन लाइन के फॉर्म में कागज के ऊपर रिकॉर्ड करोगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये यिन और येन की न्यूमेरिकल वैल्यू भी है। यिन की न्यूमेरिकल वैल्यू है 2 और येन की है 3। अगर आपको 2 हेड और 1 टेल मिला है तो उसका काउंट क्या होगा? 2 हेड
यानी कि एक हेड की वैल्यू 3, 2 हेड की वैल्यू 3 और 3, 3 प्लस 3 और एक टेल उसका 2, मतलब 3 प्लस 3 प्लस 2, मतलब 6 और 2 8, इसकी वैल्यू आपको 8 मिली। तो 2 हेड एक टेल, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई 8 और उसको आप सूचित करोगे ब्रोकन लाइन के फॉर्म में। इसी तरह आप दूसरी बार जब कॉइन को कास्ट करोगे, अब मान लीजिए आपको दूसरी बार जो मिलता है वो 2 टेल और एक हेड मिलता है। अब यहाँ पे 2 टेल एक हेड, तो टेल की वैल्यू क्या है 2, मतलब 2 प्लस 2 प्लस 3, इस तरह से न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन होगा। और 2 टेल और एक हेड, इसको आप कैसे सूचित करोगे लाइन के फॉर्म में? यहाँ माइनॉरिटी क्या है? हेड, यानी कि येंग, मेल एनर्जी, उसको आप सीधी लकीर के रूप में अंकित करोगे। और ये जो आप सिक्के कास्ट करते हो और उसको जो पैटर्न मिलती है उसको आप बॉटम टू टॉप अरेंज करेंगे, ऊपर से नीचे नहीं। पहली लाइन नीचे, दूसरा वाला जो कास्ट होगा या दूसरी जो आपको लाइन मिलेगी वो ऊपर, तीसरी ऊपर, ऐसे नीचे से ऊपर की ओर, ये ध्यान रहे। तो दूसरी बार आपको जो पैटर्न मिला 2 हेड एक टेल, तीसरी बार जब आप मान लीजिए कॉइन को कास्ट करते हो और तीसरी बार हो सकता है कि वही पैटर्न रिपीट हो, या हो सकता है आपको तीसरी बार, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि तीसरी बार आपको तीनों 3 टेल मिली। अब तीनों 3 टेल मिली तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ तो माइनॉरिटी कुछ है ही नहीं, यहाँ तो तीनों टेल यानी कि तीनों यीन है, तीनों फीमेल एनर्जी है, जिसे आप ब्रोकन लाइन के फॉर्म में सूचित करोगे। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन सूचित करता है, तो ये ब्रोकन लाइन के आगे एक डॉट किया जाता है, जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो। तो ये आपको पहला ट्राइग्राम मिला, ये 3 रेखाएं जो मिली आपको उसको ट्राइग्राम बोलते हैं। अब एक बार और फिर से 3 बार हम कॉइन्स को कास्ट करेंगे और इसी तरह आप उसे ऊपर अरेंज करते जाओगे। तो मान लीजिए आप फिर से कॉइन्स को कास्ट करते हो और अगली बार आपको जो पैटर्न मिलती है, मान लीजिए आपको 3 टेल्स मिलती है, 3 टेल मिलती है, तो आपको मालूम है कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई? 2 प्लस 2 प्लस 2 6। और कैसे सूचित करोगे? ब्रोकन लाइन और आगे डॉट। अब इसी तरह आपने 5वीं बार कॉइन्स को थ्रो करते हैं और मान लीजिए आपने कॉइन्स को थ्रो किया, आपको मिला 2 टेल एक हेड। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप खुद करोगे तो ये कॉम्बिनेशन कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, आपने कॉइन्स को थ्रो किया तो 2 टेल और एक हेड मिला मान लीजिए, तो 2 टेल एक हेड, माइनॉरिटी क्या है? हेड, यानी कि मेल एनर्जी। उसको कैसे सूचित करते हैं? सीधी लकीर में। और यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई? 2 टेल मतलब 2 प्लस 2 हेड प्लस 3, 2 प्लस 2 प्लस 3 मतलब 7। अब लास्ट बार आप, छठी बार आपको इनको कास्ट करते हैं, थ्रो करते हैं टेबल पे, और अगर मान लीजिए आपको तीनों 3 हेड मिले, तो तीनों 3 हेड यानी कि येंग, मेल एनर्जी, उसको कैसे सूचित करोगे आप? सीधी लकीर में। लेकिन तीनों 3 हेड है, इसलिए आप जो लकीर है सीधी उसके आगे डॉट करोगे। और ये जो तीनों 3 सेम मिलता है, या चाहे तीनों 3 कॉइन सेम मिलते हैं, चाहे वो यिन हो, येंग हो, हेड हो या टेल हो, वो ट्रांसफॉर्मेशन सूचित करते हैं। तो आप उस डॉटेड लाइन के आगे या तो सीधी लाइन के आगे डॉट करते हैं। अब देखिए आपको एक पैटर्न मिली, आपने नीचे से ऊपर 6 पैटर्न्स ऑफ लाइंस को अंकित किया कागज पे, और आपको ये जो 6 पैटर्न मिली उसको बोलते हैं हेक्साग्राम। और आप देखोगे कि जहाँ जहाँ आपने डॉट किया है, मान लीजिए यहाँ इस किस्से में आप, जैसे कि लास्ट लाइन वाली है, उसको भी उस पर भी आपको डॉट मिला, तो ये छठी लाइन है, वो ट्रांसफॉर्मेशन की लाइन है। उसी तरह नीचे वाले जो डायग्राम में आपको जहाँ पर भी लाइन मिली है वो है लाइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पे जब आप कंसल्ट करते हैं डेफिनेशन को, यानी कि बुक ऑफ चेंज को जब कंसल्ट करते हो, उसमें नंबर्स को देख के रीडिंग लिया जाता है, तब जो 8 पैटर्न मैंने बताई थी, तो उसका 8 × 8 64 अलग अलग पैटर्न बनता है, और 64 पैटर्न्स का एक चार्ट होता है। जब डिविनेशन कंसल्ट करते हैं तो जैसे मैंने पहले आपको 8 अलग अलग पैटर्न बताई थी, उस 8 पैटर्न के आधार पर टोटल 8 × 8 64 अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं। उस 64 पैटर्न्स को एक चार्ट के फॉर्म में दर्शाया जाता है, और उस चार्ट के अंदर अलग अलग नंबर्स दिए होते हैं। उस नंबर के आधार पर उस बुक ऑफ चेंज के अंदर वो नंबर पर जो भी रीडिंग दिया गया है, उस रीडिंग को आपने जो प्रश्न पूछा था या आपकी जो प्रॉब्लम थे उसके साथ में रिलेट किया जाता है। अब
यहाँ ये समझ लीजिए कि जब आप डिविनेशन कंसल्ट करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको किसी खास जगह पे बैठना है, मेडिटेशन करना है और अगरबत्ती जलानी है, लेकिन साथ साथ कागज़ के ऊपर आपको राइट टॉप बॉटम कॉर्नर पे आपको टॉप राइट कॉर्नर पे अपना नाम लिखना है, डेट लिखनी है, टाइम लिखना है और आपको अपना प्रश्न बड़ा स्पेसिफिक तरीके से लिखना है, वेग नहीं लिखना है और वो प्रश्न लिखना है। और जब आप कॉइन्स को कास्ट करते हो तब मन में अपने उस प्रश्न को बनाए रखना है, मन में आप जहन में उसको सोचते रहना है, मतलब उसको माइंड में रिपीट करना है व्हेन यू कास्ट द कॉइन्स ऑन द टेबल। और जब जैसे कि आपको मैंने बताया कि 6 बार आप कॉइन्स को कास्ट करते हो और आपको ये जो लाइंस की डॉटेड लाइन या सिंगल लाइन ये पैटर्न मिलती है, उसको हेक्साग्राम कहते हैं। और जहाँ जहाँ आपको डॉट मिला है, मतलब 3 हेड या 3 टेल मिला है, उस लाइन को लाइन ऑफ चेंज, लाइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये आपको एक हेक्साग्राम मिला, लेकिन आपको इसे ट्रांसफॉर्मेशन के हेक्साग्राम में चेंज करना है। तो कैसे करना है? जहाँ आपको डॉट वाली लाइन मिली है, मान लीजिए छठी आपको जो कॉम्बिनेशन मिली थी, छठी लाइन जो आपको मिली है वो तीनों 3 हेड है, यानी कि सीधी लकीर और डॉट मिला है, तो उसको आपको अपोजिट में कन्वर्ट कर देना है। उसका अपोजिट क्या होगा? मान लो तीनों 3 टेल है तो आपको 2 डॉटेड लाइन, मतलब एक डॉटेड लाइन में डैश डैश में कन्वर्ट कर देना है। उसी तरह अगर आपको तीनों 3 टेल मिले हैं तो आपने क्या किया था? डॉटेड लाइन और डॉट किया था, तो उसका अपोजिट क्या होगा? उसका अपोजिट सिंगल लाइन होगा। तो ये जो हेक्साग्राम आपको मिला है, जहाँ पर आपको डॉटेड लाइन मिली थी, उस डॉटेड लाइन को दूसरा हेक्साग्राम में कन्वर्ट करना है और उसको अपोजिट में कन्वर्ट करना है। अब देखिए, आपको 2 हेक्साग्राम मिले। एक हेक्साग्राम जो है आपने कॉइन्स को थ्रो किए, उससे मिला। दूसरा हेक्साग्राम जो है आपने लाइन ऑफ चेंज को अपोजिट में कन्वर्ट किया और वो दूसरा हेक्साग्राम जो मिला वो है ट्रांसफॉर्मेशन का, वो फ्यूचर की स्थिति को इंडिकेट करता है। तो इस तरह से अभी आपके पास 2 हेक्साग्राम है। पहला जो हेक्साग्राम है, आप उसमें देखोगे दोनों हेक्साग्राम में नीचे की 3 लाइन और ऊपर की 3 लाइन, और यहाँ पर आप जो चार्ट देखते हो उस चार्ट के अंदर आप जो वर्टिकल कॉलम है उसमें लोअर ट्रायग्राम लिखा है और ऊपर की जो लाइन है उसमें अपर ट्रायग्राम लिखा है। तो नीचे की जो 3 लाइन का कॉम्बिनेशन आपको कहाँ उस वर्टिकल लाइन में देखने को मिलता है वो देखिए, और ऊपर की हॉरिजॉन्टल लाइन में ऊपर का जो 3 ट्रायग्राम है वो कहाँ मिलता है वो देखिए। और आप वो देखोगे तो वहाँ पे इंटरसेक्शन जहाँ पे होता है, ऊपर का लाइन और नीचे का लाइन जो इंटरसेक्शन होता है, वहाँ पे जो नंबर लिखा है दैट शोज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। और बुक ऑफ चेंज जो होती है उसमें उस चार्ट का रीडिंग दिया गया होता है। आप सोच रहे होंगे कि अश्विनी जी हमारे पास तो वो बुक है नहीं, हम कैसे रीडिंग प्राप्त करेंगे? कोई बात नहीं, इसका आप बहुत सारे मोबाइल ऐप भी आजकल अवेलेबल है जिसमें इचिंग के ऊपर आपको रीडिंग उसमें मिलती है, लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं है। एक वेबसाइट है divination.com, divination.com/itching/lookup। ये आप करोगे तो आपको सीधा वो चार्ट मिल जाएगा और उस चार्ट को देखकर जो नंबर आपके रीडिंग में आया है उस नंबर पर आप क्लिक करोगे तो आपका जो रीडिंग है वो पेज आपको अपने आप ओपन मिलेगा और आप इसमें उस अपने हेक्साग्राम की जो प्रेडिक्शन है या उसका रीडिंग है उसको पढ़ सकते हैं। और कैसे पढ़ना है? तो आपने हेक्साग्राम की जो रीडिंग आई उसको तो पढ़ा, तो आप देखोगे आपने जो प्रश्न पूछा था उसके रिलेवेंस में उसमें आपको कुछ जवाब मिलेगा। ये 64 जो हेक्साग्राम्स हैं उस सबका अपना अपना एक मीनिंग है। जैसे पहला हेक्साग्राम है वो मैग्नेटिक है, दूसरा हेक्साग्राम है डायनामिक है, तीसरा हेक्साग्राम है डिफ़िकल्टी है, चौथा हेक्साग्राम है इनएक्सपीरियंस है। तो इस तरह से 64 अलग अलग जो हेक्साग्राम्स हैं वो सबका अपना अपना एक सिग्निफिकेंस है, सबका अपना अपना एक मतलब है। और जब आपको जो कॉम्बिनेशन मिला है, आपको जब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का इंटरसेक्शन जो आपने नंबर देखा, आपको जो मिला और उसका जो रीडिंग आप पढ़ोगे तो आपको आपके सवाल का जवाब जो है या सवाल जो आपका जो प्रश्न है या प्रॉब्लम है उसका यू विल गेट एन इनसाइट, उसमें आपको कुछ दृष्टिकरण होगा, आपको कुछ जवाब मिलेगा। और उसके साथ साथ आपको ये देखना है कि जो आपको पहला हेक्साग्राम मिला था
उसमें कौन सी लाइन जो थी वो लाइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन थी वो देखना है। और वो रीडिंग है उसमें कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, लाइन 6 इस तरह से लिखा होगा। तो आपके जो हेक्साग्राम में कौन सी लाइन लाइन ऑफ चेंज थी, तो वो लाइन ऑफ चेंज आपको उसके जवाब में क्या लिखा है वो देखना होगा। जैसे कि मैंने आपको जो उदाहरण बताया था उसमें शायद लाइन ऑफ 6 ट्रांसफॉर्मेशन की लाइन थी और लाइन ऑफ 3 ट्रांसफॉर्मेशन थी। तो जो भी लाइन है लाइन ऑफ 6 ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आप जो रीडिंग पढ़ते हो उसमें लाइन ऑफ 6 का ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, उसमें मतलब क्या जवाब लिखा है वो पढ़ना है। और आप देखोगे कि ये पूरा रीडिंग आप करोगे तो आपको आपका जो प्रश्न है उसमें आपको ऑलमोस्ट जो मेरा अनुभव है वो आपको बड़ा एक क्लैरिटी हो जाती है, आपको जवाब मिलता है कि आगे स्थिति अभी क्या होने वाली है। यदि यदि आपने कोई निर्णय लिया है और उस निर्णय के बारे में आपको जानना है, तो आपने जो हेक्साग्राम प्राप्त किया है उसमें कहीं लाइन ऑफ चेंज मिली है, तो उससे आपको ये पता चलेगा इसमें आगे चल के किस प्रकार की स्थिति का निर्माण होगा। ध्यान रहे कि ईचिंग जो है वो कोई फॉर्च्यून टेलिंग की विधि नहीं है, लेकिन वो एक ट्रांसफॉर्मेशन की विधि है, आने वाले ट्रांसफॉर्मेशन को जानने की विधि है। ये जो पैटर्न है उसको जानने की विधि है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रकृति में आप जहाँ पर भी देखो एक पैटर्न देखने को मिलती है, उसकी विधि है। और अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो एक और उदाहरण मैं दे देता हूं जो नेक्स्ट वीडियो में लेने वाला हूं, जिसको कहेंगे गोल्डन रेशियो। प्रकृति में जो भी कुछ निर्मित होता है वो एट रैंडम नहीं होता है, उसके पीछे एक गणित है। ओके, उसको फिबोनाची सीरीज कहते हैं। फिबोनाची सीरीज कैसे बनती है? 1, 2, 3, 5, 8। तो 1 और 2 में 1 को ऐड किया तो 3 मिला, 3 में 2 को ऐड किया तो 5 मिला, 5 में 3 को ऐड किया तो 8 मिला। तो हर डिजिट में आगे वाले डिजिट को ऐड करने से जो संख्या मिलती है और इस तरह से जो श्रृंखला बनती है उसको कहते हैं फिबोनाची सीरीज। और प्रकृति में जो भी निर्मित होता है वो इसी श्रृंखला के आधार पर होता है। खैर, इसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। ये यहाँ पर एक सिर्फ उदाहरण देने के लिए, समझाने के लिए कहा कि एक पैटर्न होती है। तो इसी तरह आपके जीवन में भी आपकी जो टाइमलाइन है, जीवन रेखा है, उसमें भी कभी कभी पैटर्न बन जाती है। कुछ लोगों के जीवन में आप देखो कि कुछ खास किस्म की घटनाएं एक निश्चित अंतराल के बाद घटती है, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद। हर 3 साल के बाद या तो उनको बिजनेस में घाटा जाता है, या एक्सीडेंट होता है, या कोई बीमार पड़ता है। बोलो ये पैटर्न बन गई है। यहाँ पे आखिरी वीडियो में जब हम टाइमलाइन के बारे में समझेंगे तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे इस पैटर्न को पहचानना, और कैसे उस पैटर्न को, अगर वो नेगेटिव पैटर्न है, अगर वो आपको हार्मफुल पैटर्न है, नुकसान पहुंचा रही है, तो उसको कैसे दूर करना है। तो अभी तो हम फिलहाल ईचिंग की बात कर रहे हैं। तो ईचिंग में फिर से मैं आपको थोड़ा समराइज कर देता हूँ कि ऊर्जा के 2 स्वरूप हैं, यिन एंड यांग, फीमेल एंड मेल। ऊर्जा के 2 स्वरूप हैं जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है, फीमेल की 2, मेल की 3। ऊर्जा की ये 2 पोलैरिटीज को ईचिंग में लाइन्स के रूप में सूचित किया जाता है। जो यिन है यानी कि फीमेल एनर्जी है उसको ब्रोकन लाइन में, और मेल एनर्जी है उसको सीधी लकीर में। और जब आप कॉइन्स को कास्ट करते हैं तो 4 तरह की पॉसिबिलिटीज बनती है। मैंने आपको बताया कि या तो 2 हेड से 1 टेल है, या तो 2 टेल 1 हेड है, या तो तीनों 3 टेल है, या तो तीनों 3 हेड है। और ये जो 4 संभावनाएं मिली, उसी 4 संभावनाओं को कैसे हम लाइंस के फॉर्म में सूचित करते हैं ये भी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जब आप डिविनेशन कंसल्ट करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि डिविनेशन कंसल्ट करना है, मैकेनिकली नहीं करना है। बिल्कुल आराम से अपनी खास जगह पे जहाँ पर आप ध्यान करते हैं, यहाँ पर आप ब्लिस का अनुभव करते हैं, वैसी जगह पर आपको बैठना है। चाहे तो आप टेबल पे बैठ सकते हैं, बैठने से पूर्व आप दिया जला सकते हैं, अगरबत्ती जला सकते हैं, वातावरण के शुद्धिकरण के लिए, अपनी चेतना के शुद्धिकरण के लिए। और 10 मिनट 20 मिनट जैसा आप चाहें मेडिटेशन करना है। एंड जहाँ पर आपको यू हैव टू इन्वोक ऑल गाइडिंग फोर्सेस, जितनी भी आपकी गाइडिंग फोर्सेस हैं, आपके एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, सबको आप आह्वान करते हैं कि मुझे इस समस्या का मार्गदर्शन करें। और उसके आप जब कॉइन्स को कास्ट करते हो उसके पहले, या तो आप मेडिटेशन करने से पहले भी ये कर सकते हैं, कागज़ लीजिए, कागज़ के टॉप राइट कॉर्नर पे अपना नाम, डेट, टाइम लिखें, और आपका जो प्रश्न है बड़े स्पेसिफिक तरीके से, वेग मत लिखिए। एक लाइन में या 1-2 लाइन में ही आपका प्रश्न होना चाहिए, पूरा पैरा नहीं लिखना है, ध्यान रहे। तो बिना मतलब बने जहाँ तक हो सके स्पेसिफिक अपना सवाल लिखें। और वो सवाल लिखने के बाद
जब आप कॉइन्स को कास्ट करते हैं हाथ में लेके ऐसे शफल करके जब कास्ट करते हैं तो अपने मन में उस सवाल को बनाए रखना है और आपको 6 बार कॉइन्स को कास्ट करने हैं और 6 बार आपको जो पैटर्न मिलती है उससे बॉटम से लेके टॉप, पहला नीचे, फिर दूसरा ऊपर, तीसरा ऊपर, चौथा उसके ऊपर 5 और 6, इस तरह से नीचे से ऊपर आपको लाइंस की पैटर्न मिलेगी, उसको बोलते हैं हेक्साग्राम। और जब आपको या तो तीनों टेल मिलते हैं या तीनों हेड मिलते हैं, वहाँ पे मैंने आपको बताया कि तीनों हेड मिलते हैं तो सीधी लकीर करते हैं, आगे डॉट करते हैं। तीनों टेल मिलती है तो डॉटेड लाइन, तीनों टेल मिलती है तो ब्रोकन लाइन करते हैं, आगे एक डॉट करते हैं और इससे लाइन ऑफ चेंज कहा जाता है। आपके हेक्साग्राम में जहाँ पर भी आपको ये लाइन ऑफ चेंज मिली है उसके आधार पर एक दूसरा हेक्साग्राम प्राप्त किया जाता है। कैसे? जो लाइन ऑफ चेंज है उसका ऑपोजिट, अगर लाइन ऑफ चेंज में सीधी लकीर और डॉट है तो आपको दूसरे वाले हेक्साग्राम में ब्रोकन लाइन करनी है। अगर लाइन ऑफ चेंज में ब्रोकन लाइन और डॉट है तो आपको दूसरे वाले हेक्साग्राम में सीधी लाइन करनी है। तो इस तरह से आपको दूसरा हेक्साग्राम मिला और उसके आधार पर आपको जो चार्ट होता है उससे रीडिंग लेना होता है। चार्ट में आप देखोगे एक वर्टिकल लाइन जिसको लोअर ट्रायग्राम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको अपर ट्रायग्राम बोलते हैं, और आपको जो हेक्साग्राम मिला है उसमें नीचे वाली जो 3 लाइन है उसको लोअर ट्रायग्राम बोलेंगे, ऊपर वाली जो 3 लाइन है उसको अपर ट्रायग्राम बोलेंगे। तो आप वर्टिकल लाइन में लोअर ट्रायग्राम देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन में अपर ट्रायग्राम देखिए, और दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पर है वो जो नंबर आपको मिलता है वो नंबर से आप रीडिंग प्राप्त करते हैं। रीडिंग प्राप्त करने के लिए आप टीचिंग की किताब मार्केट में मिलती हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं अमेजन से भी। वो भी नहीं है तो बहुत सारे मोबाइल ऐप भी हैं, पेड मोबाइल ऐप भी हैं, शायद फ्री ऐप भी हैं। वो भी नहीं करना है कोई बात नहीं, तो जैसे मैंने कहा www.divination.com, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको वेबसाइट का नाम भी मिलेगा, divination.com/iching/lookup। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक चार्ट मिलेगा, उस चार्ट में आपका जो नंबर मिलता है उस पर क्लिक करोगे तो आपको आपका रीडिंग मिलेगा। ये बहुत ही अद्भुत प्रणाली है और बहुत ही सटीक प्रणाली है और बहुत सारे साइकिक्स, बहुत सारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट इसके ऊपर अभी प्रयोग भी कर रहे हैं और वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी ये बहुत प्रचलित है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी जिन्होंने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड किताब लिखी, उन्होंने भी इसके बारे में काफ़ी कहा है, उन्होंने भी इसके बारे में एक किताब लिखी है। फ्रॉइड, कार्ल जंग, जितने भी बड़े बड़े बहुत पुराने मनोविद हो गए, उन सारे लोगों ने इसके बारे में बोला है। और अभी जो आधुनिक समय में भी, वर्तमान समय में भी जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है उसमें से एक है टेरेंस मैकेना ने भी इचिंग के बारे में बड़े विस्तृत रूप से कहा है और बड़ी सटीक रूप से उनकी तारीफ की है कि बिल्कुल ये बहुत सटीक प्रणाली है। तो बिना किसी तर्क के, बिना किसी लॉजिक के ये जो टूल्स हैं, ये सारे टूल्स हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि डिवाइन मैसेज की जो लैंग्वेज है वो शब्दों की भाषा में नहीं है, वो तरंगों की भाषा में है। तो ये जो डिविनेशन की मेथड है वो एक टूल है उस तरंगों की भाषा को हमारी भाषा में ट्रांसलेट करने का, ये एक टूल है। तो इसे बड़े दिल से, बड़े आदर से उपयोग करिए। और मैं तो ये कहूँगा कि ऑल द आंसर्स आर विद इन। जीवन में जब कभी भी कोई समस्या हो तो हमने देखा अक्सर लोग तरह तरह लोगों के पास भागते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, वास्तुशास्त्री के पास जाते हैं, टैरो रीडर के पास जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग गलत हैं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जब परमात्मा स्वयं, पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली जो शक्ति है, परमात्मा स्वयं जब आपका मार्गदर्शन कर रहा होता है और हमारे पास यदि आइचिंग जैसा कोई टूल है, और जो भी आपको मैं अभी आकाशिक रिकॉर्ड की और प्रणाली आपको सिखाने वाला हूँ, मेडिटेशन की प्रणाली, ये सारे टूल्स आपके पास उपलब्ध है तो किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर इससे भी कोई, आप मान लो कभी जवाब नहीं मिले और आपको लगता है नहीं किसी के पास जाना है तो अलग बात है। इसका मतलब मैं कभी ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ज्योतिषी के पास मत जाइए, वास्तुशास्त्री के पास मत जाइए, टैरो रीडर के पास मत जाइए, ये लोग गलत हैं, ऐसी बात नहीं है। वो भी तो देखिए, आप जब किसी टैरो रीडर को, वास्तुशास्त्री को या ज्योतिषी को कंसल्ट करते हो, वो क्या करते हैं? वो भी तो डिविनेशन का मेथड है। क्योंकि आपको डिविनेशन की मेथड मालूम नहीं है, इसलिए आप दूसरे व्यक्ति की चेतना का उपयोग करके आंसर प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक टूल उपलब्ध है। मुझे उम्मीद है आप अपने जीवन में इस प्रणाली का, इसी की बहुत सैक्रेड प्रणाली, बहुत पवित्र प्रणाली है, उसका उपयोग करोगे और अपने जीवन की ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ जहाँ पर आपको अभी तक जवाब नहीं मिला था, जहाँ पर आपको अभी तक समाधान नहीं मिला था, उसका समाधान आप प्राप्त करोगे।
और मुझे यकीन है आप अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, और आप मुझसे जो भी सीख रहे हैं, मुझे आई एम श्योर यू विल गेट ट्रिमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ। तो बाकी और लोगों को इस तरह की चीज़ों को सीखने के लिए उत्साहित और प्रेरित जरूर करिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। आज के टास्क में क्या देता हूँ, आज के टास्क में यह है कि ईचिंग ये जो ये प्रणाली मैंने समझाई, आप इसको वीडियो देखिए, ध्यान से समझिए, और आज ही या कल जब आपको समय मिले इस प्रणाली का जैसे मैंने आज के वीडियो में समझाया उपयोग करके अपने सवाल का जवाब प्राप्त करने की कोशिश करिए और मुझे अपना फीडबैक शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।